नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। अंश 3, अध्याय 39। भाग्यशाली देश। हैरी धुएं के बीच से तंग रास्ते में भागा। बैंड इतनी तेज आवाज में बज रहा था कि उसके चारों ओर सब कुछ हिल रहा था। गंधक की खट्टी गंध आ रही थी और बादल इतने नीचे लटक रहे थे कि वह उनसे अपना सिर टकरा रहा था। शोर की दीवार के माध्यम से एक आवाज अभी भी सुनी जा सकती थी, एक तीव्र पीसने की सी आवाज जिसे एक खाली आवृत्ति मिल गई थी। ये दांतों को पीसने और डांबर पर जंजीरों को घसीटने की आवाज थी। कुत्तों का एक भौंकता झुंड उसके पीछे था। मार्ग और संकरा होता गया और अंत में उसे अपनी बाहें सामने फैलाकर भागना पड़ा ताकि वह ऊंची लाल दीवारों के बीच फंस न जाए। उसने ऊपर देखा। ईंट की दीवारों के बहुत ऊपर खिड़कियों से छोटे छोटे सिर उभरे हुए थे। वे हरे और सुनहरे झंडे लहरा रहे थे और गगनभेदी संगीत के साथ गा रहे थे। ये भाग्यशाली देश है, ये भाग्यशाली देश है। हम भाग्यशाली देश में रहते हैं। हैरी ने अपने पीछे दांतों के पीसने की आवाज सुनी। वह चिल्लाया और गिर पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके चारों ओर अंधेरा था और सड़क पर बुरी तरह गिरने के बजाय वह लगातार गिरता ही जा रहा था। वह किसी गड्ढे में गिर गया होगा, और या तो हैरी बहुत धीमी गति से गिर रहा था या गड्ढा बहुत गहरा था, क्योंकि वह अभी भी गति में था। सतह पर संगीत अधिकाधिक दूर होता गया और जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे के अनुकूल होती गईं, उसने देखा कि गड्ढे के किनारों पर खिड़कियां थीं जिनके माध्यम से वह अन्य लोगों को देख सकता था। हे भगवान! क्या मैं गिरते हुए सीधे पृथ्वी से ही निकल जाऊंगा? हैरी को आश्चर्य हुआ। तुम स्वीडिश हो? एक औरत की आवाज ने कहा। हैरी ने अपने आसपास देखा और ऐसा करते हुए रोशनी और संगीत वापस आ गए थे। वो एक खुले चौराहे पर खड़ा था। रात थी और एक बैंड उसके पीछे स्टेज पे बज रहा था। वो एक दुकान की खिड़की के आगे, सही से कहें तो एक टीवी की दुकान की खिड़की के आगे खड़ा था, जिसमें दर्जन भर अलग अलग चैनल लगे थे। तो तुम भी ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाने निकले हो, क्यों, सही है? एक दूसरी आवाज ने कहा। इस बार एक मर्द की आवाज, पहचानी हुई भाषा में। हैरी मुड़ा। एक जोड़ा प्रोत्साहन भरी मुस्कुराहट दे रहा था। उसने अपने मुंह को मुस्कुराते रहने का हुक्म दिया, ये मान के कि उसका हुक्म मान लिया जाएगा। चेहरे पे हल्के से तनाव ने सुझाया कि उसका अपने चेहरे की इस शारीरिक क्रिया पर अभी भी नियंत्रण है। शरीर के दूसरे हिस्सों की क्रियाओं पर काबू लेने का काम उसे छोड़ना पड़ा। उसके अवचेतन ने विद्रोह कर दिया था और इसी क्षण उसकी देखने और सुनने की शक्ति को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। उसका दिमाग ये पता लगाने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि उस पर हर समय विकृत और कभी-कभी बेतुकी सूचनाओं की बौछार हो रही थी। वैसे हम डैनिश हैं। मेरा नाम पॉल है और ये मेरी पत्नी जीना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्वीडिश हूँ? हैरी ने खुद को कहते हुए सुना। डैनिश जोड़े ने एक दूसरे की ओर देखा। आप अपने आप से बात कर रहे थे। क्या आपको इसका पता नहीं था? आप टीवी देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या एलिस ठीक पृथ्वी से पार गिरती जाएगी, और वह पार गिरी, है ना? ओह हाँ, वो गिरी। हैरी ने पूरी तरह से चकित होकर कहा।
ये स्कैंडिनेविया की गर्मियों के मध्य की रात की तरह नहीं है ना? ये तो हास्यास्पद है। आप रॉकेटों को छूटते हुए सुन सकते हैं, लेकिन धुंध के कारण आप कुछ भी नहीं देख सकते। क्या पता कि रॉकेटों ने कुछ गगनचुंबी इमारतों में आग ही लगा दी हो? क्या आप पाउडर को सूंघ सकते हैं? ये नमी ही है जिसके कारण ये ज़मीन पर जम जाता है। क्या आप भी यहाँ पर्यटक हैं? हैरी ने सोचा, ये एक बहुत लंबी सोच होगी, क्योंकि जब वह जवाब देने के लिए तैयार था, तो डैन जा चुके थे। उसने फिर से अपना ध्यान टीवी स्क्रीन पर दिया। एक स्क्रीन पर जलते पेड़ और दूसरी स्क्रीन पर टेनिस। एक समाचार कार्यक्रम में वे विंडसर्फर्स की तस्वीरें, रोती हुई एक महिला और बड़े पैमाने पर काटने के निशान वाले पीले वेटसूट के हिस्से दिखा रहे थे। बगल के टीवी सेट पर जंगल के किनारे पर नीला और सफेद पुलिस टेप हवा में लहरा रहा था, जबकि वर्दीधारी अधिकारी बैग लिए आगे पीछे जा रहे थे। तभी स्क्रीन पर एक बड़ा पीला चेहरा भर आया। ये एक अनाकर्षक युवा सुनहरे बालों वाली लड़की की एक खराब तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक उदास भाव था, जैसे कि वह परेशान थी कि वह अधिक आकर्षक नहीं थी। आकर्षक, हैरी ने कहा। अजीब बात है, क्या आप जानते हैं? लेबी एक पुलिस अधिकारी के पीछे से गुजरा, जिसका कैमरे पर साक्षात्कार लिया जा रहा था। सत्यानाश! हैरी चिल्लाया। सर्वनाश! उसने दुकान की खिड़की पर अपनी हथेली मारी। आवाज तेज करो, वहां आवाज बढ़ाओ कोई। तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के मौसम मानचित्र में बदल गई थी। हैरी ने अपनी नाक को कांच पर दबाया, जब तक कि वह पूरी तरह दब गई और एक खाली स्क्रीन के प्रतिबिंब में उसने जॉन बेलूशी का चेहरा देखा। क्या मैं ये कल्पना कर रहा था, जॉन? याद रखना कि मैं इस समय एक बहुत ही तीव्र मतिभ्रम करने वाली दवा के प्रभाव में हूं। मुझे अंदर आने दो, मुझे उससे बात करनी है। घर जाओ और नशे के उतरने तक सो जाओ। हम शराबियों को अनुमति नहीं देते। अरे, मुझे अंदर आने दो। मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं बरगिता का मित्र हूं। वह बार में काम करती है। हम ये जानते हैं, लेकिन हमारा काम आप जैसे लोगों को बाहर रखना है। क्या आप समझ रहे हैं, ब्लॉन्डी? आओ! अब चुपचाप जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तुम आओ! आओ बॉब! बॉब! माफ करें, लेकिन मैं दुर्व्यवहार किए जाने से तंग आ चुका हूं। आपकी शाम अच्छी बीते। ये क्या है, निकी? क्या वह वहीं पर है? उसे जाने दो। सत्यानाश! वह मेरी पकड़ से छूट गया और मेरे पेट में मुक्का मार दिया। जरा हाथ देना। ये शहर फूट पड़ रहा है। सोचता हूँ वापस मेलबर्न चला जाऊं। क्या तुमने खबर देखी? एक और लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसका गला घोंट दिया गया। उन्होंने उसे आज दोपहर सेंटेनियल पार्क में पाया। अध्याय 40। स्काई डाइविंग। हैरी तेज सिर दर्द के साथ उठा। रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया रही थीं और जैसे ही उसको एहसास हुआ कि वह कंबल के अंदर लेटा हुआ था, उसे करवट लेनी पड़ी। उल्टियां तेजी से आने लगीं और उसके पेट के अंदर का सामान पत्थर के फर्श पर बिखर गया। वह बेंच पर वापस गिर गया और महसूस किया कि पित्त उसकी नाक में चुभ रहा है, और इसके साथ ही उसने खुद से वही घिसा पिटा सवाल पूछा, मैं हूं किधर? आखिरी बात जो उसे याद थी वह ये थी कि वह ग्रीन पार्क में गया था और एक सारस ने उसको अपेक्षा भरी दृष्टि से देखा था। अब लग रहा था कि वह कुछ बेंचों और कुछ बड़ी लकड़ी की मेजों के साथ एक गोलाकार कमरे में था। दीवारों पर औजार, फावड़े, पंजे और पानी के पाइप लटके हुए थे और फर्श के बीच में एक नाली थी। सुप्रभात मेरे गोरे भाई, एक गहरी जानी पहचानी आवाज ने कहा। बहुत गोरे भाई, उसने पास आते हुए कहा। आप जहां हैं वहीं रहें। ये जोसेफ
क्रो समाज का भूरा आदिवासी व्यक्ति था। उसने दीवार के पास लगे नल को चालू किया, नली ली और उल्टी को नाली में बहा दिया। मैं कहाँ हूँ? कहीं से शुरुआत करने के लिए हैरी ने पूछा। ग्रीन पार्क में। लेकिन रास्ती से। मेरे पास यहाँ की चाबियां हैं। ये मेरा दूसरा घर है। उसने एक खिड़की से झांक कर देखा। बाहर अच्छा दिन है, जितना भी बचा है। हैरी ने जोसेफ की ओर देखा। वह एक बेघर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। जोसेफ ने बताया, बगीचे के माली और मैं एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और हमारे बीच ये एक तरह की विशेष व्यवस्था है। कभी कभी वह बीमारी की चपेट में आ जाता है तो मैं उसके काम का ध्यान रख लेता हूँ। कूड़ा उठाना, डिब्बे खाली करना, घास काटना, इस तरह की चीजें। बदले में मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ। कभी कभी वह मेरे लिए कुछ खाना भी छोड़ देता है, लेकिन मुझे डर है, आज नहीं। हैरी ने लेकिन कहने के अलावा कुछ और सोचने की कोशिश की, लेकिन हार मान ली। दूसरी ओर जोसेफ बात करने के मूड में था। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस सौदे के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये मुझे कुछ काम करने का अवसर देती है। ये खाली दिन को भरने का मौका देता है और मुझे अन्य चीज़ों के बारे में सोचने को मिलता है कहीं ना कहीं। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं किसी काम का हूँ। जोसेफ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हैरी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले बेंच पर बेहोशी की हालत में बैठा था और जिसके साथ वह बातचीत करने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। जोसेफ ने कहा, जब मैंने कल तुम्हें देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। आप वही व्यक्ति थे जो इतने शांत और सीधे होके बैठे थे और मैंने जिससे कुछ दिन पहले सिगरेट हासिल कर ली थी, और कल आपसे बात करना बिल्कुल असंभव हो रहा था। टूशे, हैरी ने कहा। जोसेफ चला गया और गर्म चिप्स का एक बैग और कोक का एक कप लेकर लौटा। उसने हैरी को साधारण लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी भोजन खाते हुए देखा। जोसेफ ने कहा, कोका कोला के अग्रदूत की खोज एक अमेरिकी रसायनज्ञ ने की थी जो हैंगओवर का इलाज बनाना चाहता था, पर उसे लगा कि वह असफल हो गया है और उसने नुस्खा $8 में बेच दिया। यदि आप मुझसे पूछें तो किसी ने भी इससे बेहतर कुछ नहीं खोजा है। जमबीन, हैरी ने ठुसे हुए मुंह से उत्तर दिया। हाँ, जिम के अलावा, और जैक और जॉनी और कुछ अन्य मर्दों के। आपको कैसा लग रहा है? बेहतर। जोसेफ ने मेज पर 2 बोतलें रखीं। हंटर वैली की सबसे सस्ती रेड वाइन। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक गिलास लोगे गोरे? धन्यवाद जोसेफ, लेकिन रेड वाइन मेरी क्या तुम्हारे पास कुछ और है, जैसे कोई भूरे रंग की चीज? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए माल भर के रखता हूँ? जोसेफ इस बात से थोड़ा नाराज लग रहा था कि हैरी ने उसके उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हैरी बड़ी मुश्किल से उठा। उसने उस बीच के समय को, जबकि उसने रॉड स्टीवर्ट पर बंदूक तानी थी और फिर आपस में गलबहियां डाल के और साथ में ड्रग्स लेने के बीच की अपनी स्मृति को फिर से बुनने का प्रयास किया। वह ये बताने में असमर्थ था कि किस कारण से दोनों के बीच में इतना पूर्ण आनंद और पारस्परिक आकर्षण पैदा हुआ, सिवाय जाहिरी तौर से जिम बीम के अलावा। हालांकि वह ये याद रखने में सक्षम था कि उसने एल्बरी में बाउंसर को घूंसा मारा था। हैरी होल, तुम एक दयनीय पियक्कड़ हो, वह बुदबुदाया। वे बाहर गए और घास पर गिर पड़े। सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी और पिछले दिन की शराब
उसकी त्वचा के छिद्रों में चुभ रही थी, लेकिन अन्यथा ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। हल्की हवा चल रही थी और वे अपनी पीठ के बल लेटे हुए आकाश में उड़ते बादलों के सफेद गुबार को देख रहे थे। जोसेफ ने कहा, आज कूदने के लिए मौसम बहुत अच्छा है। हैरी ने कहा, मेरा कूदने का कोई इरादा नहीं है। मैं पूरी तरह से शांत लेटा रहूंगा या बहुत बुरी हालत में दबे पांव चल लूंगा। जोसेफ ने रोशनी की ओर देख आंखें मिचकाईं। मैं उस तरह की छलांग के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं आकाश से कूदने की, स्काई डाइविंग के बारे में सोच रहा था। वाह, क्या तुम स्काई डाइवर हो? जोसेफ ने सिर हिलाया। हैरी ने अपनी आंखों पर हाथों से रोशनी रोकी और आकाश की ओर देखा। बादलों का क्या? क्या वे कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे लगभग 15,000 फीट ऊपर सिरस क्लाउड्स हैं, पंख वाले बादल। तुम मुझे हैरान करते हो जोसेफ। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं कि एक स्काई डाइवर को कैसा दिखना चाहिए, लेकिन मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वह एक शराबी है। उदाहरण के लिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या तुम वाकई ये मानते हो? क्या आप कभी हवा में अकेले रहे हैं, हैरी? क्या आप कभी उड़े हैं? क्या आपने बहुत ऊंचाई से छलांग लगाई है और महसूस किया है कि हवा आपको संभालने, आपको पकड़ने और आपके शरीर को सहलाने की कोशिश कर रही है? जोसेफ अपनी पहली बोतल करीब करीब खत्म कर चुका था और उसकी आवाज में गर्माहट आ गई थी। उसकी आंखें हवा में उन्मुक्त गिरने की बात बताते हुए चमकने लगी थीं। ये आपकी सभी इंद्रियों को खोल देता है। आपका पूरा शरीर चिल्ला उठता है कि आप उड़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई पंख नहीं है। ये आपके कानों के पास से सीटी बजाती हुई हवा की आवाज को डुबाने की कोशिश करते हुए आप पर चिल्लाता है। आपका शरीर आश्वस्त हो जाता है कि वह मरने वाला है और पूरे अलार्म मोड में चला जाता है। अपनी सभी इंद्रियों को पूरी तरह खोल देता है और ये देखने के लिए कि क्या उनमें से कोई भी बच निकलने का रास्ता खोज सकता है। आपका मस्तिष्क दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ये सब कुछ दर्ज करता है। गिरते हुए आपकी त्वचा बढ़ते तापमान को महसूस करती है। आपके कान हवा के दबाव में वृद्धि को नोटिस करते हैं और आप नीचे दिए गए मानचित्र में हर खांचे और रंग से अवगत हो जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे जैसे ग्रह नजदीक आता है, आप उसे सूंघ भी सकते हैं। और यदि तुम मृत्यु के भय को अपने मन में पीछे धकेल सकते हो, हैरी, एक पल के लिए आप एक देवदूत हो जाते हैं। आप 40 सेकंड में एक पूरा जीवन जी जाते हैं। और यदि तुम नहीं कर सकते, आपको इसे अपने से परे नहीं करना होता, बस अपने दिमाग में पीछे की ओर धकेलना होता है, क्योंकि इसे आपके साथ रहना पड़ता है, एक स्पष्ट साफ धुन की तरह, आपकी त्वचा पर ठंडे पानी की तरह रहने देना होता है। ये गिरने की भावना नहीं, बल्कि मरने का डर है जो आपकी इंद्रियों को खोलता है। ये एक झटके के रूप में शुरू होता है। जैसे ही आप विमान छोड़ते हैं, आपकी नसों में एड्रेनलिन दौड़ जाता है, एक इंजेक्शन की तरह। फिर ये आपके खून में मिल जाता है और आपको खुश और मजबूत महसूस कराता है। यदि आप अपनी आंखें बंद कर लें, तो आप देख सकते हैं कि एक अद्भुत जहरीला सांप वहां पड़ा हुआ है और अपनी सांप जैसी आंखों से आपको देख रहा है। तुम इसे नशे जैसा बता रहे हो जोसेफ। ये नशा ही है। जोसेफ अब बेतहाशा हाथ हिला के बातें कर रहा था। बस यही है। आप चाहते हैं कि ये गिरना हमेशा के लिए बना रहे, और यदि आप कुछ समय से स्काई डाइविंग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रिप कॉर्ड को खींचना कठिन से कठिनतम होता जा रहा है।
अंत में आप डर जाते हैं कि एक दिन आप ओवरडोज कर लेंगे, कि आप इस डोर को खींच नहीं पाएंगे और इसलिए आप कूदना बंद कर देते हैं और तभी आपको पता चलता है कि आप फंस गए हैं। इसको छोड़ना आपको खत्म कर देता है। जीवन निरर्थक, तुच्छ लगने लगता है और अंत में आप अपने आप को एक छोटे प्राचीन सेस्ना के पायलट के पीछे फंसा हुआ पाते हैं, जिसमें 10,000 फीट तक चढ़ने में लगता है कि समय रुक गया है और आपकी सारी बचत रकम खत्म हो जाती है। जोसेफ ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। संक्षेप में हैरी, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन नर्क बन जाता है, लेकिन विकल्प और भी बदतर है। जोसेफ ने खुद को कोहनियों के बल उठाया और शराब का एक बड़ा घूंट पिया। मैं एक उड़ने में असमर्थ पक्षी हूँ। क्या आप जानते हैं कि ईमू क्या है, हैरी? एक ऑस्ट्रेलियाई शुतुरमुर्ग। होशियार लड़का। जब हैरी ने अपनी आंखें बंद की तो उसे एंड्रू की आवाज सुनाई दी, क्योंकि निस्संदेह ये एंड्रू ही था जो घास पर उसके बगल में लेटा था और उपदेश दे रहा था कि क्या महत्वपूर्ण था और क्या कम महत्वपूर्ण था। क्या आपने ये कहानी सुनी है कि ईमू क्यों उड़ नहीं सकता? हैरी ने न में सिर हिलाया। ठीक है, मेरे साथ बने रहो, हैरी। स्वप्न काल में ईमू के पंख थे और वह उड़ सकता था। वह और उसकी पत्नी एक झील के किनारे रहते थे, जहां उनकी बेटी ने जबीरू नामक सारस से शादी की थी। एक दिन जबीरू और उसकी पत्नी मछली पकड़ने गए और एक बहुत बड़ी मछली घर लाए। उन्होंने लगभग सब कुछ खा लिया और जल्दबाजी में उसके माता पिता के लिए सबसे बढ़िया हिस्से छोड़ना भूल गए, जैसा कि वे आमतौर पर करते थे। जब बेटी मछली के अवशेष अपने पिता ईमू के पास ले गई तो वह बहुत क्रोधित हुआ। जब मैं शिकार करके लाता हूं तो क्या मैं हमेशा तुम्हें सर्वोत्तम हिस्से नहीं देता? उसने कहा। उसने अपना गदा और भाला पकड़ा और जबीरू की जोरदार पिटाई करने के लिए उसकी ओर उड़ा। उधर जबीरू का मन बिना किसी प्रतिरोध के खुद को पिटने देने का नहीं था, इसलिए उसने एक बड़ी शाखा ली और गदा को गिरा दिया। फिर उसने अपने ससुर पर पहले बाईं और फिर दाईं ओर वार किया, जिससे उसके दोनों पंख टूट गए। ईमू अपने पैरों पर रेंगा और अपनी बेटी के पति पर भाला चला दिया। वह भाला उसकी पीठ को छेदता हुआ उसके मुंह से बाहर निकल गया। दर्द से व्याकुल होकर सारस दलदल की ओर उड़ गया, जहां उसे पता चला कि उसका भाला मछली पकड़ने के लिए उपयोगी था। ईमू सूखे मैदानों में चला गया, जहां आप उसे टूटे हुए पंखों के ठूंठों के साथ इधर-उधर भागते हुए देख सकते हैं, जो उड़ने में असमर्थ है। जोसेफ ने बोतल अपने होठों से लगाई, लेकिन कुछ बूंदें ही बची थीं। उसने व्यथित भाव से बोतल को देखा और कॉर्क लगा दिया। फिर उसने दूसरी बोतल खोली। क्या ये कमोबेश आपकी कहानी जैसी ही है, जोसेफ? ठीक है। बोतल से गुड़गुड़ाने की आवाज आई और फिर वह तैयार था। मैंने 8 साल तक सेसनॉक में पैराशूट प्रशिक्षक के रूप में काम किया। हम बहुत बढ़िया टोली थे। काम करने का माहौल बहुत अच्छा था। कोई अमीर नहीं हुआ, न हम न मालिक। क्लब उत्साह से चलता था। प्रशिक्षक के रूप में मैंने जो पैसा कमाया उसका अधिकांश हिस्सा अपनी स्काई डाइव पर ही खर्च कर दिया। मैं एक अच्छा प्रशिक्षक था। कुछ लोगों को लगता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ था। फिर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उन्होंने मुझसे मेरा लाइसेंस छीन लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक कोर्स प्रतिभागी के साथ स्काई डाइव के दौरान नशे में था, जैसे कि शराब के लिए मैं कोई डाइव को खराब करूंगा। क्या हुआ? क्या मतलब?
क्या आप विवरण चाहते हैं? तुम व्यस्त हो? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बोतल धूप में चमक रही थी। ठीक है, ऐसा हुआ था। ये एक या दो गलतियों का नहीं, बल्कि बुरे नक्षत्रों से पैदा होने वाली परिस्थितियों का एक असंभव मेल था, जिसके कारण ऐसा हुआ। सबसे पहले मौसम। जैसे ही हमने उड़ान भरी, लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों की एक परत थी। यदि बादल इतने ऊंचे हैं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपको 4,000 फीट से पहले रस्सी खींचनी भी नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि पैराशूट खोले जाने के बाद छात्रों को जमीन दिखाई देती है, इसलिए वे ज्यादा परेशान नहीं होते हैं और घबरा के कहीं और नहीं भाग जाते हैं। ड्रॉप जोन में सुरक्षित रूप से उतरने के लिए उन्हें ये जानने के लिए जमीनी संकेतों को देखने में सक्षम होना चाहिए, ताकि उन्हें हवा और इलाके के अनुसार कहाँ चलना है पता चले, है ना? जब हमने उड़ान भरी तो ये सच था कि कुछ बादल आ रहे थे, लेकिन वे अभी भी कुछ दूर लग रहे थे। समस्या ये थी कि क्लब ने एक प्राचीन सेस्ना को गैफर टेप, प्रार्थनाओं और सद्भावना के साथ जोड़ रखा था। 20 मिनट से अधिक का समय 10,000 फुट तक पहुंचने में लगा। 10,000 फुट, जिस ऊंचाई से हम छलांग लगाते थे। उड़ान भरने के बाद हवा तेज हो गई और जब हम 8,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों को पार कर गए, तो हवा हमारे नीचे बादल की एक दूसरी परत उड़ा के ले आई, जिसे हमने नहीं देखा। समझे? क्या वे तुम्हें निचले बादलों के बारे में नहीं बता सकते थे? रेडियो? हाँ। ये और एक मामला था, जिसे बाद में दबा दिया गया। आप देखिए, जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते थे, तो पायलट हमेशा कॉकपिट में जोर जोर से स्टोन्स के गाने बजाता था, ताकि छात्रों को डरने के बजाय आक्रामक बनाया जा सके। यदि उन्होंने हमें जमीन से कोई संदेश भेजा भी होता, तो हमें वह कभी प्राप्त नहीं होता। क्या तुम कूदने से पहले उनसे आखिरी बार चेक नहीं करते हो? हैरी, इस कहानी को पहले से अधिक जटिल मत बनाओ, ठीक है? ठीक है। दूसरी चीज जो गलत हुई, वह ऑल्टमीटर के साथ गड़बड़ थी। विमान के उड़ान भरने से पहले इसे शून्य पर सेट करना पड़ता है, ताकि ये जमीन के सापेक्ष ऊंचाई दिखा सके। जिस क्षण हम कूदने वाले थे, मुझे पता चला कि मैंने अपना ऑल्टीमीटर नीचे छोड़ दिया था, लेकिन पायलट के पास हमेशा पूरा पैराशूट उपकरण होता था, इसलिए मैंने उसका उपकरण उधार ले लिया। वह भी हम में से बाकी लोगों की तरह ही डरा हुआ था कि एक दिन विमान अचानक टूट जाएगा। हम पहले से ही 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे, इसलिए हमें तेजी से आगे बढ़ना था। मुझे जल्दी से विंग पर चढ़ना पड़ा और मेरे पास छात्र के ऑल्टीमीटर के साथ अपनी ऑल्टीमीटर की जांच करने का समय नहीं था। जो मैंने जांचा था, वह निश्चित रूप से जमीन पर शून्य पर सेट था। मैंने मान लिया कि पायलट का मीटर कमोबेश सटीक होगा। भले ही हर बार जब हम उड़ान भरते थे, तो वह इसे शून्य पर सेट नहीं करता था। मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं था। जब आपने मेरी तरह 5,000 से अधिक छलांगे लगाई हों, तो आप नीचे देखकर उचित सटीकता के साथ ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। हम विंग पर खड़े थे और छात्र पहले भी 3 बार बढ़िया छलांगे लगा चुका था, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं हुई। हम हाथ और पैर फैलाकर कूदे और वह ठीक से उड़ रहा था, बिल्कुल स्थिरता से। हम पहले बादल कवर के माध्यम से निकले। जब मैंने अपने नीचे बादल की दूसरी परत देखी, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। लेकिन मैंने सोचा कि हम पहले से तय की हुई गतिविधियां करेंगे और जैसे-जैसे जमीन के नजदीक जाएंगे, अंदाजा लगा लेंगे कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। नियमानुसार एक्स आकार पर लौटने से पहले छात्र ने कुछ विनियम वाले 90 डिग्री वाली और सीधा खड़ा होने वाली कलाबाजियां की।
जब छात्र अपनी रस्सी खींचने के लिए गया तो मेरी ऊंचाई 6000 फीट दिखा रही थी। इसलिए मैंने उसे इंतजार करने का संकेत दिया। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे के भावों को पढ़ना इतना आसान नहीं है जिसके गाल और होंठ उसके कानों के चारों ओर ऐसे फड़फड़ा रहे हों जैसे आंधी में कपड़े की रस्सी पर गीले कपड़े। जोसेफ रुका और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आंधी में कपड़े की रस्सी पर गीले कपड़े, उसने दोहराया। सही है। चीयर्स। बोतल उसके मुंह पे झुक चुकी थी। सांस लेने के बाद उसने आगे कहा, जैसे ही हम दूसरी परत से टकराए, मैंने ऑल्टीमीटर पर 5000 फीट की ऊंचाई पढ़ी। रस्सी खींचने के लिए 1000 फीट बचे थे। मैंने छात्र को पकड़ लिया था और ऑल्टीमीटर पर नजर रखी कि कहीं बादल घने हो गए तो हमें उन्हीं में रस्सी खींचनी पड़ेगी, लेकिन हम जल्द ही बाहर निकल आए। जब मैंने जमीन को तेजी से अपनी ओर आते देखा तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई। पेड़, घास, सड़क, जैसे कैमरा जूम हो रहा हो। मैंने एक ही बार में हम दोनों की रस्सियां खींच लीं। यदि एक भी मुख्य शूट विफल हो जाता तो रिजर्व शूट को सक्रिय करने का समय नहीं मिलता। पता चला कि वो निचला बादल 2000 फीट के करीब था। नीचे लोगों ने जब हमें बादल से बिना पैराशूट के निकलते देखा तो बहुत घबरा गए। इसके अलावा वो बेवकूफ छात्र पैराशूट खुलने के बाद घबरा गया और खुद को एक पेड़ की तरफ ले गया। अपने आप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह जमीन से 4 मीटर ऊपर लटका हुआ था और मदद के आने का इंतजार करने के बजाय उसने हुक खोल दिया, जिससे वो गिर गया और उसका पैर टूट गया। उसने एक आधिकारिक शिकायत की कि मुझसे शराब की गंध आ रही थी और क्लब समिति ने निर्णय लिया। मुझे आजीवन निलंबित कर दिया गया। जोसेफ ने दूसरी बोतल भी खत्म कर दी। फिर क्या हुआ? ये, उसने बोतल फेंक दी। सोशल सिक्योरिटी, बुरे सहकर्मी और खराब शराब। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। उन्होंने मेरे पंख तोड़ दिए हैरी। मैं क्रो जनजाति से हूँ। मैं ईमू की तरह जीने के लिए नहीं बना हूँ। पार्क में परछाइयाँ एक दूसरे के करीब आ चुकी थीं और अब लंबी होने लगी थीं। हैरी जब जागा तो जोसेफ उसके पास खड़ा था। मैं अब घर को निकल रहा हूँ हैरी। आपको पवेलियन से अपनी कुछ चीजें चाहिए होंगी, इससे पहले मैं उसे बंद करूं। अरे बाप रे, हाँ, मेरी बंदूक और मेरी जैकेट। हैरी उठा। पीने का समय हो गया था। जोसेफ ने जब सब बंद कर दिया तो वे एक से दूसरे पांव पे अपना वजन लाते हुए और दांतों के बीच से हवा खींचते हुए खड़े रहे। तो क्या आपको लगता है कि आप जल्द ही नॉर्वे वापस जाएंगे? क्यों? जोसेफ ने कहा। जल्द ही, हाँ। उम्मीद है कि आप इस बार विमान पकड़ पाएंगे। सोच रहा हूँ कि मैं आज दोपहर को एयरलाइन को फ़ोन करूँ और मेरे दफ्तर भी। वे शायद सोच रहे होंगे कि मेरा क्या हुआ। सत्यानाश! जोसेफ ने अपना माथा पीटते हुए कहा। उसने फिर से अपनी चाबियां निकाल लीं। मुझे लगता है कि मैं जो रेड वाइन पीता हूँ उसमें बहुत अधिक टैनिन है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को तहस नहस कर देता है। मुझे कभी याद नहीं रहता कि मैंने लाइट बंद की है या नहीं, और अगर माली आता है और पाता है कि लाइट जली रह गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने दरवाजा खोला। लाइट बंद थी। आपको पता है कि ये कैसा है? जब आप किसी जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप अपने आप ही लाइट बंद कर देते हैं। आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और फिर याद भी नहीं रहता कि तुमने ये किया भी है या नहीं। क्या ये पागलपन नहीं है हैरी? हैरी की पीठ अकड़ गई थी और वह जोसेफ को घूरने लगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अध्याय
39 व 40। इसके आगे के अध्याय लेकर आपके सामने जल्द प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।